CSIR JRF या कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया, एंड नाउ द प्रॉब्लम्स इज इन फ्रंट ऑफ यू, लाइक हाउ टू सेलेक्ट योर गाइड. Is it true or not? This is one of the major problem I can say or hurdle in front of all the applicants जो लोग भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या फिर एडमिशन के लिए जा रहे हो. एंड इवन एडमिशन होने के बाद भी इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट इन सम यूनिवर्सिटीज बिकॉज they will finalize your guide after your coursework. This scenario is seriously very bad. So on the basis of your queries, I have compiled a few points through which you will able to select your ideal supervisor. So before that, don't forget to subscribe the channel and hit the like button. ये बोलना पड़ेगा because आप लोग वो नहीं करोगे, so that is the problem with you because you will going to miss important notification and important information. तो चलिए start करते हैं आज का वीडियो. So the question is how to choose. It's like how to choose. ये ऐसा क्वेश्चन है इसका कि आंसर ही नहीं है, राइट? इट्स वेरी डिफिकल्ट. कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई भी लाइक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. जस्ट एक टॉस करो और क्या मिलेगा आई डोंट नो. दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइनलाइज. सो टुडे यू विल गोइंग टू गेट द आइडियल क्वालिटीज जो हम लोग डिस्कस करते हैं, जो अगर होंगी यू विल don't get the problem like this. Now the supervisor is, देखो ये बहुत सारे important I can say features जो आपको देखने हैं. आप लोग कई सारी फेलोशिप अप्लाई करते हो या फिर सोचते हो कि नहीं मुझे ये ठीक गाइड मिला या ये नहीं मिला. सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स. मैं वन बाय वन विद एक्सपीरियंस आपको डिस्कस करूंगा, राइट? सो द वेरी फर्स्ट इज लाइक एक्सपर्टीज इन योर फील्ड. जो आपका सुपरवाइजर होना चाहिए दैट must be related to your field. Your supervisor should have a strong background and expertise in the specific field of your research. This ensures that they can provide valuable guidance and support throughout your PhD journey. इस चीज को क्लियर करने के लिए मैं आपको लाइक माय पास्ट 12 ईयर एक्सपीरियंस और अभी की चीज बताता हूं. इसका मतलब ये नहीं है कि आप बायोटेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हो या फिर लेट्स से आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. लाइक इफ यू आर फ्रॉम अ बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट एंड यू वांट टू वर्क ऑन सेल कल्चर, ठीक है, उसके पास सेल कल्चर फैसिलिटी नहीं है, वो कुछ लाइक जोलॉजी या कुछ एनिमल स्टडी आपको करवा दिया, तो आप बोलोगे ओ दिस इज ही इज नॉट फ्रॉम योर बैकग्राउंड. नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ऐसा तब होगा लाइक इफ यू आर फ्रॉम अ जोलॉजी और अ साइंस बैकग्राउंड एंड यू विल गोइंग टू टेक एडमिशन under the supervisor who is not related to the science. Are you getting my point or not? I have a recent example of one of the student who is going to register in a state university in UP itself. I'm not going to name them. तो उसका रजिस्ट्रेशन उनके अंडर होना है. एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है, स्टूडेंट भी एग्रीकल्चर का है, बट द प्रॉब्लम इज दैट द गाइड इज ऑफ वेटनरी बैकग्राउंड. So this is the conflict. So he must be expertise in your field. मतलब मेरा अगर साइंस फील्ड है, जोलॉजी है, बॉटनी है, चलेगा. वो साइंस के हैं, चलेगा. वो बायोटेक के हैं, मैं जोलॉजी से हूँ, दैट्स कंप्लीटली फाइन. Because he or she need to support throughout your PhD journey. It is very important. आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, वो आपके और गाइड के बीच में सिंक्रनाइज करने चाहिए. So he must be expertise in your field, right? So this is my experience. मैंने देखा है कि काफ़ी सारे ऐसे गाइड होते हैं जो allied सब्जेक्ट के होते हैं but still they do a lot for their student और उनके स्टूडेंट्स मेन गाइड से भी अच्छा परफॉर्म करते हैं. So overall it depends on you and your guide understanding also. So अगर आपको वो गाइड एक्सपीरियंस्ड मिलते हैं अपने फील्ड के तो बहुत हेल्प मिलती है. एलाइड वाले में आपके कुछ टॉपिक्स चेंज हो जाते हैं बट यू कैन डू इट बाय मेकिंग अ को सुपरवाइजर फ्रॉम योर फील्ड. सो दिस इज द प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन आई हैव फाइनलाइज्ड फॉर यू.
चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं पब्लिकेशन रिकॉर्ड्स पे। सो सबका मानना ये है कि लाइफ इफ यू वांट टू चूज अ सुपरवाइजर, उसके पब्लिकेशंस रिकॉर्ड, उसका एच इंडेक्स, उसका I10 इंडेक्स, उसका साइटेशन मस्ट बी वेरी हाई। और अगर ये सारी चीजें अगर ज्यादा हैं, दैट मीन्स योर सुपरवाइजर इज अ वेरी एक्टिव पर्सन इन रिसर्च एज वेल एज पब्लिकेशन। बिकॉज पब्लिकेशन अच्छे हैं, साइटेशन अच्छा है, इसका मतलब ओवरऑल वर्ल्ड में, all throughout the world, the papers which your supervisor is publishing has been cited many times. I10 346 या फिर H index 118 बहुत एक्सेस हो गया। देखो 20 के ऊपर अच्छा इंडेक्स माना जाता है, 40-50 बहुत ही डिसेंट H इंडेक्स होता है। So a supervisor with a good publication record indicates a commitment to the research, जैसा कि मैंने आपको बताया, and ability to guide a student in producing high quality research output। समझ आ गया होगा, because already वो supervisor के पास बहुत अच्छे papers हैं, so he is well expert how to do the work, how to finalize the result, and the main thing, how to represent your result in a form of paper which can be published in a high impact journal। And for PhD student सिर्फ और सिर्फ यही इंपॉर्टेंस रखता है कि आपका पेपर अच्छे जर्नल में आए। एंड वो कब आएगा? जब आपका गाइड के पास एक्सपीरियंस होगा पेपर पब्लिश करने का, और आपके जो ड्राफ्टेड पेपर है उसको रीड आउट करके ये समझ पाए, नो दिस इज नॉट द वे टू रिप्रेजेंट योर रिजल्ट। रिप्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई हैव सीन, माई एक्सपर्टीज क्या है, मैं आपको बता दूं अपने 12 साल के एक्सपीरियंस कि मैंने देखा है, इट्स अ हार्ड कोर फैक्ट कि अगर सुपरवाइजर का रिसर्च एक्सपीरियंस, रिसर्च प्रोफाइल बहुत अच्छा है तो वो बाय डिफॉल्ट स्टूडेंट से अच्छे काम करवा लेगा एंड स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट दिस डज नॉट मीन कि अगर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर पीएचडी को लेने को स्टार्ट कर रहा है तो वो एक अच्छा गाइड नहीं है। वो भी एक अच्छा सुपरवाइजर हो सकता है अगर वो रिसर्च में बहुत ही एक्टिव हैं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास स्टूडेंट्स हैं, पब्लिकेशंस आने स्टार्ट होते हैं, एक अच्छा पब्लिकेशन रिकॉर्ड बनाते हैं जीरो से ही, राइट? उनका भी तो फर्स्ट पब्लिकेशन होता है। सो दिस इज नॉट एन हार्ड कोर फैक्ट, बट अगर आपको एक ऐसा सुपरवाइजर मिल रहा है, इसका पब्लिकेशन रिकॉर्ड आउटस्टैंडिंग है, तो आपको कुछ सोचना नहीं है, यू विल बी ऑन द ट्रैक। और अगर कोई अच्छा सुपरवाइजर ट्रैक पे आना चाहता है तो स्टूडेंट कैन हेल्प अ लॉट। दोनों लोग ट्यूनिंग करेंगे और स्पीड अप प्रोसेस हो जाता है, ऐसा नहीं है, करेक्ट? सो दिस इज द सेकंड पॉइंट, पब्लिकेशन रिकॉर्ड। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, अवेलेबिलिटी एंड एसेसिबिलिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज मैंने काफी ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं उनके गाइड बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं या फिर बहुत ही बड़ी पोस्ट पे होते हैं। कानपुर से एक स्टूडेंट मेरे पास है जिसने मुझे ये बताया, लाइक उसके जो गाइड हैं, ही इज द आई गेस द डायरेक्टर और द डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूशन और लाइक वाइस वीसी ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो द प्रॉब्लम इज दैट कि अगर वो वीसी हैं या डायरेक्टर हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि वो आपको असेस कर पाए रेगुलर बेसिस पे, बिकॉज अगर आपके गाइड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज में ज्यादा एक्टिव हैं, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप उनसे रिसर्च में ट्यूनिंग कर पाओ और आप कुछ अच्छा आउटपुट दे पाओ। सी, अ सपोर्टिव सुपरवाइजर शुड बी एक्सेसिबल एंड विलिंग टू प्रोवाइड अ रेगुलर फीडबैक। छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, रिजल्ट्स नहीं आते हैं, स्टूडेंट्स डिप्रेशन में चले जाते हैं। और अगर उनका गाइड उनके पास अवेलेबल होगा, एसेसिबल होगा, सो दे कैन डिस्कस विद द सुपरवाइजर, विद द सीनियर्स, राइट? So considering their availability for the meetings, timely response to the email, and overall commitment to the mentoring is very important. So please be careful. आपके गाइड ऐसे ना हो जो आपको महीने में 4 महीने में एक बार मिल पाए, या सिर्फ सिग्नेचर के लिए आप उनके पास जाओ, सर हमारा रिपोर्ट रेडी है, इसको साइन करना है, आप किस दिन मिलेंगे? तो सर बोलेंगे ओके मैं नेक्स्ट वीक आ रहा हूँ यूनिवर्सिटी, आप सारे पेपर्स रेडी रखो, साइन करवा लेना।
ऐसा होता है? अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताओ, मैं उसको सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा। चलो, टीचिंग एंड मेंटोरशिप स्किल, ये कितना जरूरी है? ये एक लेवल पे बहुत जरूरी है, बिकॉज कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, दे आर न्यू फॉर द रिसर्च, उनको कुछ भी नहीं पता होता, लाइक क्या है रिसर्च टॉपिक, क्या है सिनॉप्सिस, क्या है, कैसे फाइनलाइज करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे रिसर्च स्टार्ट करना है, कैसे राइटिंग स्टार्ट करनी है। अगर ये चीज़ स्टूडेंट को नहीं पता है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दैट 80-90% स्टूडेंट्स को ये चीज़ नहीं पता होगी, तो उनको टीचिंग और मेंटोरशिप कौन देगा? ईदर द सुपरवाइजर और द को सुपरवाइजर और द सीनियर साइंटिस्ट विच आर अवेलेबल और द सीनियर मेंबर्स ऑफ द लैब, जो लोग आपसे बड़े हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। आप सीनियर्स पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, आपको गाइड पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। सो यू हैव टू लुक फॉर अ सुपरवाइजर विद अ गुड टीचिंग एंड मेंटोरशिप स्किल। मेंटोरशिप होना बहुत जरूरी है, टीचिंग स्किल्स आपको समझा पाए चीजों को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू एक्सप्लेन complex concept, provide constructive feedback and guide your academic and professional development. This is very important because अगर उसको नहीं पता होगा आप आगे क्या करना चाह रहे हो, अभी आपको क्या करना है, एंड आपको कोई बताने वाला ही नहीं है, so it is all waste. So this is very important. So your guide must have a teaching and a mentorship skills. So the next is research funding and resources. How it is important. For me, it is very important. अगर आपके गाइड के पास रिसर्च फंडिंग्स नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, लेबोरेटरी नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है, देन इट विल बी अ चैलेंज फॉर यू कि आप कैसे चीज़ों को फिनिश करो, कैसे बाइंड अप करो। आई हैव सीन ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके गाइड के पास रिसर्च फंडिंग एंड रिसोर्सेज ऑलमोस्ट ज़ीरो हैं। तो अब वो लोग क्या कर रहे हैं, वो कहीं को सुपरवाइजर बनाते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, अपने सैंपल्स को आउटसोर्स करते हैं, दूसरे लेबोरेटरी से काम करवाते हैं, एंड फिर रिजल्ट्स लेते हैं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, उनका एक्सपोजर ज़ीरो। तो जब वो इंटरव्यूज़ में जाएंगे, काम करने जाएंगे पीएचडी के बाद, उनका एक्सपोजर होगा ही नहीं, बिकॉज उन्होंने आउटसोर्स करवाया है, एंड उनकी गलती नहीं है। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ इंस्टीट्यूशन, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ मेंटोर. So a well-funded supervisor can provide you the resources necessary for your research. Hope you understand, including access to the laboratories, equipment and the research material. Laboratory नहीं है, equipment नहीं है, research material नहीं है, then it is very difficult. आपको सामान खरीदना पड़ेगा, आपके पास फंडिंग नहीं है, फेलोशिप नहीं है, कंटिजेंसी फंड से कितना खरीदोगे? तो अगर लकीली आपको कोई ऐसा गाइड मिल जाता है जिसके पास बहुत सारी फंडिंग्स हैं, 2-3 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बहुत वेल स्टेब्लिश्ड लैब है, देन यू आर लकी इनफ, आप बहुत कुछ कर सकते हो। बट जिनके पास नहीं है, कोशिश करो आप सेटअप करो। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जिन्होंने पूरा लैब सेटअप कर लिया, बहुत अच्छे से पीएचडी कर ली और बहुत कुछ सीख लिया। तो उनके सामने अलग चैलेंज होता है, बट अगर आप चाहोगे तो उस चैलेंज को बहुत अच्छे से फेस करोगे, एंड दिस विल हेल्प यू अ लॉट फॉर योर करियर। क्यों? क्योंकि आपने लैब स्टैब्लिश करी है। दूसरे स्टूडेंट ने लैब स्टैब्लिश नहीं की, उसने परचेजिंग की इंस्ट्रूमेंट की, तो उसको पता है कि कैसे करते हैं। तो मैं आपको दोनों चीजें बता रहा हूं, राइट? चलो, द नेक्स्ट इज द कंपैटिबिलिटी ऑफ रिसर्च इंटरेस्ट. हाउ इट इज इंपॉर्टेंट. यू मस्ट एंश्योर दैट योर रिसर्च इंटरेस्ट align with your prospective supervisor's expertise. A shared interest will make collaboration more fruitful and enjoyable. For example, माइक्रोबायोलॉजी का कोई गाइड है और आप उसका जो एक्सपर्टीज है वो लाइक कल्चर पे है, राइट? और आप प्रोटीन पे काम करना चाह रहे हो, उसका प्रोटीन का कोई सेटअप ही नहीं है। सो प्रॉब्लम हो सकती है, उसको सेटअप करते करते 2-3 साल लग सकते हैं, है ना? या आप पैरासाइट पे काम करना चाह रहे हो और उसका बैक्टीरियोलॉजी पे एक्सपीरियंस है, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम कि आपके लिए पैरासिटोलॉजी लैब डिस्कवर करे या सेटअप करे. सो इफ यू वांट अ गुड कोलैबोरेशन एंड अ फ्रूटफुल रिजल्ट, सो योर कंपैटिबिलिटी ऑफ योर रिसर्च इंटरेस्ट विल बी मैच विद योर सुपरवाइजर एंड योर इंटरेस्ट.
नाउ द सपोर्टिव एंड द पॉजिटिव एनवायरनमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये मैंने देखा है अपने पास्ट एक्सपीरियंस में, द करंट एक्सपीरियंस में. कुछ सुपरवाइजर्स ऐसे होते हैं, दे हैव अ गुड रिसोर्स, उनके पास फंडिंग है, उसके पास प्रोजेक्ट्स हैं, एक्सपीरियंस है, पब्लिकेशन है, बट सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं है. आप बड़ा डर के रहते हो. लाइक कुछ भी काम करना है तो आप सोच भी नहीं सकते कि उनसे परमिशन ले लो और वो आपको अलाउ कर दें. पॉजिटिव रिसर्च एनवायरनमेंट नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं आए, आपको डांट दिया, नहीं करना है ये, छोड़ दो, तुमसे नहीं होगा, यू आर नॉट फिट फॉर दिस प्रपोजल और फॉर दिस प्रोजेक्ट. सो दिस इज नॉट द पॉजिटिव एटीट्यूड. रिजल्ट नहीं आया, सो यू मस्ट अप्रिशिएट. ओ नेगेटिव रिजल्ट्स मिले हैं, ओके, इसको सोचो क्यों मिले, कैसे और कर सकते हो. जो नेगेटिव गाइड होंगे वो क्या बोलेंगे, यू हैव जस्ट वेस्टेड ऑल द रिसोर्सेज. सो अ सपोर्टिव एंड अ पॉजिटिव रिसर्च एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. A healthy academic atmosphere can contribute to your over well-being and overall productivity. तब आप पेपर पब्लिश करेंगे, बुक्स पब्लिश करेंगे, पेटेंट्स पब्लिश करेंगे और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जाके काम करेंगे. So please be careful for this point. This is very important point. Now, this point is also very important for me, networking opportunity. मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ. देयर आर सम फैकल्टीज, उनका नेटवर्क इतना अच्छा है. दो एग्जांपल बताता हूँ. एक जो है सुपरवाइज़र, उनका ऑल ओवर इंडिया नेटवर्क इतना अच्छा है कि वो अपने सारे स्टूडेंट्स को परमानेंट जॉब की प्लेसमेंट करवा देते हैं, बिकॉज ही इज़ इन द इंटरव्यू पैनल ऑफ ऑल द हायर अथॉरिटीज़. तो वो अपने सारे स्टूडेंट्स की रेगुलर जॉब 100% लगवा देते हैं एट द एंड ऑफ 3rd और 4th ईयर. तो एक तरीके से ऐसे गाइड बहुत अच्छे हुए, बिकॉज आपको नहीं सोचना है, आंख बंद करके आप काम करोगे, दिन रात काम करोगे, बिकॉज यू नो कि मेरा सिलेक्शन में सर मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरी एप्लीकेशन को सपोर्ट करेंगे. दूसरे कोलैबोरेटर, उनके इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स इतने हैं कि वो अपने हर स्टूडेंट को अब्रॉड भेजते ही भेजते हैं फॉर द ट्रेनिंग, फॉर पोस्ट डॉक, फॉर रिसर्च like objectives. This is the fact. I have seen there are these faculties in the university itself. So उनका नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है. उनके नेटवर्क विद अदर डिपार्टमेंट, अगर आप कोलैबोरेटिव काम करना चाह रहे हो, सो दे विल जस्ट कॉल लाइक, ओके माय स्टूडेंट्स इज कमिंग फॉर दिस एक्टिविटी, प्लीज कोऑपरेट एंड डू इट. बस वो एक कॉल करेंगे एंड आपके सारे काम दूसरे डिपार्टमेंट में हो जाएंगे. दिस इज कॉल्ड नेटवर्किंग. अगर उसका दूसरे से ट्यूनिंग ही नहीं है तो आप जैसे ही उसका नाम लेंगे ना, nobody will help you. So that is what a supervisor who encourages and facilitates networking can open door to collaborations, conference and other opportunities that can enhance your academic and professional development, right? Is that clear? This is very important, I can say. So overall, these are the things which you need to like take care. These are very important points. And ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही पॉइंट अगर नहीं है तो आप अच्छी PhD नहीं कर सकते हो, तब भी कर सकते हो. But the thing is that these things will support you a lot. So wish you good luck to select your guide. अगर कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे मुझे बताओ, तो आपका फ्यूचर जॉब, इसके आगे PhD के बाद क्या करना है, PhD का फर्स्ट ईयर क्या करना है, PhD के सेकेंड ईयर क्या करना है, ये चीज़ें भी मैं कंपाइल करूँगा, बिकॉज दीज थिंग्स विल रिमेन फॉर एवर एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो चलो, सुनने के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो.